आइए, आज 10 सवाल करते हैं सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट के। बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आप में से कोई भी जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर हो, उसको ये ना लगे कि यार मेरे लिए क्या है। तो आप सबके लिए कुछ ना कुछ रहेगा। पहला स्टेटमेंट है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर हम आर का इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे या फिर बी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक रूल है जो कि क्लियरली कहता है कि अगर आपका सेंटेंस ईच या फिर एवरी या फिर ईच वन इस तरीके के जो आपके प्रेपोजिशन सॉरी प्रोनाउंस होते हैं, इनसे अगर शुरू होता है तो आपको इसके बाद आने वाले वर्ड्स को देखना ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर आप देखेंगे तो अब आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा स्टूडेंट्स हैं तो आर लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो ईच है। विद्यार्थी की बात नहीं, विद्यार्थियों की बात नहीं हो रही है या फिर छात्रों की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक छात्र की बात हो रही है। और प्रत्येक छात्र रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ आप वर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और आर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बी रिस्पॉन्सिबल, देखिए बी का ही आपका जब टू बी होता है जो आपका वर्ब, उसके साथ ही आप एम इज आर वगैरह सारे बनते हैं। तो और अगर यहाँ पर सेंटेंस में ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बी रिस्पॉन्सिबल, अगर आप विल बी रिस्पॉन्सिबल कहते तो चलता, लेकिन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बी रिस्पॉन्सिबल वो गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। द बुक्स ऑन द शेल्फ डैश डस्टी आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। जो किताबें रखी हुई है दराज पे, वो क्या हुई है, वो काफी उस पे धूल लग गई है, डस्टी हो गई है। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों के बाद। अब द बुक्स ऑन द शेल्फ हैज बिकम, हैव बिकम, इज बिकमिंग, वाज बिकमिंग। अब ये देखिए, यहाँ पर डस्टी शेल्फ नहीं हुआ है। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इस पूरे सेंटेंस का वो है द बुक्स, और यहाँ पर द बुक्स कहा जा रहा है, मतलब एक से ज्यादा किताबों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हैज तो हो नहीं सकता, क्योंकि हैज में आपका जो वर्ब है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा। अगर ये द बुक होता तो फिर हैज बिकम सही होता। इसके साथ भी यही कहानी है। इज बिकमिंग वो भी नहीं हो सकता, और वॉज बिकमिंग वो भी नहीं हो सकता। ये तीनों ही आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है, हैव बिकम। तो जो पूरा हमारा सेंटेंस होगा, द बुक्स ऑन द शेल्फ हैव बिकम डस्टी आफ्टर ऑल दीज इयर्स। इतने सालों के बाद जो किताबें दराज पर रखी हुई थी या फिर शेल्फ पर रखी हुई थी, वो सारी डस्टी हो गई हैं, उनमें धूल लग गई है। तीसरा सवाल देखते हैं। हाँ, ये देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। नीदर माई फ्रेंड्स नॉर माई ब्रदर डैश कमिंग टू द पार्टी। ना तो मेरे दोस्त, और दोस्त में से एक दोस्त की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है। ना तो मेरे दोस्त, ना ही मेरा भाई पार्टी में आ रहे हैं। अब इसको जब आप हिंदी में कहते हैं तो बेशक एक प्लूरल वाला सेंस आता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके सेंटेंस में और या फिर नॉर मिल जाए, तो आपका जो वर्ब है, और इस केस में जो वर्ब यहाँ पर आप प्लेस करेंगे, वो अग्री करता है इससे सबसे नजदीक जो भी सब्जेक्ट रहे। तो यहाँ माई फ्रेंड्स जो है वो तो दूर हो गया, माई ब्रदर ज्यादा नजदीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पर इज का इस्तेमाल करेंगे। सो नीदर माई फ्रेंड्स नॉर माई ब्रदर इज कमिंग टू द पार्टी। और ये देखिए, ये लगता है पेपर सेट करने के टाइम पे मैंने सारे ऑप्शंस बी ही पिक कर लिए हैं। देखते हैं अगले सवाल का आंसर भी कहीं बी तो नहीं है। One of the cars in the parking lot dash making a strange noise. पार्किंग लॉट जो है जहां पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं, वहां पर बहुत सारी कारों में से एक कार ऐसी है जो कि बहुत अजीब तरीके की आवाजें निकाल रही है, मेकिंग अ स्ट्रेंज नॉइज। अब वन ऑफ द कार्स इन द पार्किंग लॉट आर, वन ऑफ द कार्स, सारी गाड़ियों से आवाज नहीं आ रही है। गाड़ी जिस गाड़ी में से आवाज आ रही है वो एक है। गाड़ियां वहां पर बहुत सारी हैं, लेकिन जिस गाड़ी में से ये अजीब आवाजें आ रही हैं वो गाड़ी एक है।
तो एक के साथ आप आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि आर का इस्तेमाल आप तभी करते हैं जब आपका वर्ब सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल हो। अगर यहाँ पर होता द कार्स इन द पार्किंग लॉट तो उसके साथ आप आर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, वर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको इज का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो है वन ऑफ द कार्स, मतलब एक कार है जो आवाज जिसे स्ट्रेंज आवाजें निकल रही है। द टीम डैश प्लेइंग वेरी वेल दिस सीजन। जो टीम है, जो पूरा का पूरा ग्रुप है, वो इस सीजन में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब देखिए, द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल, आर प्लेइंग वेरी वेल, हैज प्लेइंग, हैज के साथ तो आप बना ही नहीं सकते। सब्जेक्ट के साथ अगर आपने हैज लगा दिया तो इसके ठीक बाद आपको जब कभी भी हैज या फिर हैव या फिर हैड का इस्तेमाल आप करते हैं तो उसके साथ आपको वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना होता है। इसके साथ आईएनजी फॉर्म कभी भी डायरेक्टली नहीं आएगा, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, ये आ ही नहीं सकता। आईएनजी फॉर्म यहाँ पर अगर आप करते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी है वो तो सिरे से हम उसको नकार सकते हैं। अब ऑप्शन बी और डी में से देखते हैं कि कौन सा सही होना चाहिए। आई एम सॉरी, ए बी और डी में से देखिए, ऑप्शन बी और डी ये दोनों फिर से प्लूरल की बात कर रहे हैं और दोनों के दोनों प्लूरल हैं, तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि आप कभी भी इस सेंटेंस में प्लूरल का इस्तेमाल, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेशक आप जब कहते हैं एक टीम तो उस टीम के जितने लोग होते हैं उन सब के बारे में आप बात करते हो, लेकिन कलेक्टिवली खासतौर पे जब खेलने की बात हो रही है तो वो खेलते तो एक साथ हैं, एक टीम की तरह खेलते हैं, तो इसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमारे पास इज और हैज है, हैज का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता, हमने पहले चर्चा कर ली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। छठा सवाल देखते हैं। नाइदर ऑफ द ऑप्शंस डैश एक्सेप्टेबल टू द मैनेजर। देखिए, नाइदर, ईदर, इस तरह के सेंटेंस भी जब जब भी आते हैं, ईच वन, ये जैसा मैंने पहले बताया आपको, उन सबको आप हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। तो नाइदर ऑफ द ऑप्शंस, जितने जो दोनों ऑप्शंस दिए गए थे या जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से एक भी मैनेजर को पसंद नहीं आया या फिर उनके लिए स्वीकार्य नहीं था। एक्सेप्टेबल की शुद्ध हिंदी देखेंगे तो स्वीकार्य होता है। तो ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। आप आर या फिर वर्ब के बारे में सोचिएगा भी मत। यहाँ पर जो करेक्ट वर्ब आएगा वो है इज। सो नाइदर ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल टू द मैनेजर। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ऑप्शंस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है नीदर या फिर नाइदर। बाय द वे, अगर आपको अभी तक ये लग रहा है कि प्रोनाउंसिएशन वाइज कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, मैं बता दूं, नीदर और नाइदर दोनों ही एक्सेप्टेबल और करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस हैं। अब आपकी मर्जी है आप इनमें से क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे। चिल्ड्रन डैश एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप टू द जू। जो बच्चे थे वो काफी खुश थे, वो काफी चहक रहे थे। क्यों चहक रहे थे? क्योंकि उनको ट्रिप पे जाना था, जो कि चिड़ियाघर दिखाने वाला जो ट्रिप था, चिड़ियाघर जाने का जो एक प्लान बना था, उसके बारे में काफी एक्साइटेड थे, काफी खुश थे। तो चिल्ड्रन मतलब सबसे पहली बात तो ये कि सिंगुलर में जब आप लिखते हैं तो वो होता है चाइल्ड, और इसी का जब प्लूरल फॉर्म होता है, जब एक से ज्यादा बच्चों की बात होती है, तब आप कहते हैं चिल्ड्रन। सो द चिल्ड्रन एक खास ग्रुप है बच्चों का, उनकी बात हो रही है, तो इस वजह से आप यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बाकी तो तीनों आपको सिंगुलर वर्ब ही बता रहे हैं, इज या फिर वॉज या फिर हैज बिन, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप टू द जू। अब आर को पहले यहाँ पर कर देते हैं मार्क और फिर चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 8वां क्वेश्चन कहता है देयर इज डैश अ पैक ऑफ वूल्स इन द फॉरेस्ट। ये तो देखिए, सुनते ही समझ में आ गया होगा। अ पैक ऑफ वुल्व्स, जब कभी भी एक ग्रुप की बात होती है, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जब कभी भी आपको इस तरीके का कोई भी फ्रेज मिलता है जहां पर कि सेंस एक का आ रहा हो, पूरे ग्रुप में से, मतलब पूरे ग्रुप को एड्रेस करने के लिए कोई एक वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो वैसे में आप
हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। सो अ पैक ऑफ वुल्व्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आप इसका ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर ये रहता अ, कि भेड़िए जंगल में थे, भेड़ियों का एक झुंड नहीं, भेड़िए जंगल में थे, देयर वर वुल्व्स इन द फॉरेस्ट, तो उस केस में आप वर का इस्तेमाल करते, या फिर भेड़िए जंगल में हैं तो उस केस में आप कहते देयर आर वुल्व्स इन द फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ पर आप देयर इज अ पैक ऑफ वुल्व्स इन द फॉरेस्ट होगा। अब बुके ऑफ रोजेस, ये फिर से सेम उसी पैटर्न पर आ गया। यहाँ पर रोजेस पे ध्यान नहीं देना है। अब बुके, बुके होता है जो गुलदस्ता होता है, जो फूलों से हम गुलदस्ता बनाते हैं उसको बुके कहा जाता है। सो अ बुके ऑफ रोजेस डैश प्लेस्ड ऑन द टेबल, जो गुलाब का जो एक गुलदस्ता बना हुआ है वो टेबल पर रखा हुआ है। सो यहाँ पर रोजेस नहीं रखे हुए हैं, ये पूरा का पूरा गुलदस्ता रखा हुआ है, और इसी वजह से आप यहाँ पर इज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए 10th क्वेश्चन आ गया हमारा। द सीजर्स डैश ऑन द टेबल नेक्स्ट टू द नोटबुक। सीजर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा प्लूरल ही रहता है, आप सीजर कहते ही नहीं है, वो होता ही नहीं है कुछ। पैंट्स हो गया, सिजर्स हो गया, तो इनको आप हमेशा जीन्स हो गया, इनको आप हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। तो ये तो एस या ईएस के साथ एंड हो रहा है, तो ये तो प्लूरल हो नहीं सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आर। सो द सीजर्स ऑन द टेबल नेक्स्ट टू द नोटबुक। द सीजर्स आर, जो कैंची है वो रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है? टेबल पर। और किसके बाजू में रखी हुई है? नोटबुक के बगल में रखी हुई है। अब ये ध्यान रखिएगा कि बेशक आप एक कैंची की बात क्यों ना कर रहे हो, आप सिजर्स ही बोलेंगे, क्योंकि सिजर कुछ होता ही नहीं है इंग्लिश में। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए कुछ हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। अगर ऐसा है तो फिर लाइक करके जाइएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इनमें से कौन सा आपके लिए नया था वो बताइए कमेंट करके, और साथ में शेयर कीजिए इसे उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फायदा पा सकते हैं। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, वो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।